नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाली महिला की हुई पहचान, लश्कर तैयबा से जुड़ा कनेक्शन। पीएम मोदी बोले, यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप। मायावती का अखिलेश यादव पर तंज, कहा विकास के लिए विदेशी दौरे नहीं, विजन जरूरी। महाराष्ट्र के 25 कांग्रेस विधायकों के तेवर बागी, पार्टी के मंत्रियों द्वारा उपेक्षा से खफा, सोनिया गांधी से मांगा वक्त। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सीआरपीएफ बंकर पर बुर्का पहन हमला करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। बुधवार को आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि हमला करने वाली महिला है और जिसकी पहचान कर ली गई है, उसे पकड़ने के लिए सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ बंकर पर बुर्का पहनकर हमला करने वाली महिला लश्कर तैयबा की ओवरग्राउंड वर्कर है और पहले भी कुछ आपराधिक मामलों में शामिल पाई गई है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में शाम बुर्का पहने एक शख्स ने सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। जानकारी के अनुसार शाम को सोपोर के मुख्य चौक पर बुर्का पहने एक महिला ने सीआरपीएफ बंकर पर पेट्रोल बम फेंका। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में बुर्का पहनकर एक महिला आती हुई दिखाई दी है। वह रुकती है और अपने बैग से पेट्रोल बम निकालती है और इसके बाद सीआरपीएफ बंकर पर फेंक देती है और तेजी से भाग जाती है। वहां मौजूद जवानों ने बंकर में लगी आग पर पानी डालकर काबू पाया है। जिस समय हमला हुआ है उस दौरान वीडियो में देखते से यह नहीं पता चल रहा है कि हमलावर पुरुष था अथवा महिला। हालांकि बाद में जांच के दौरान यह पुष्टि हो गई है कि पेट्रोल बम फेंकने वाली एक महिला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है, इसलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। पीएम ने कहा कि पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुशल नेतृत्व दिया है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। आज की चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। हम अभी भी कोरोना के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूरोप में हाल के ही घटनाक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवधान और व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े किए गए हैं और इस संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। आज हम अपने समूह के लिए संस्थान की संरचना विकसित करने के लिए बिम्स्टेक चार्टर अपना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारी स्थिति और मजबूत रहे। कश्मीर फाइल को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है और बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उनके घर के बाहर नारेबाजी भी की गई और इसके बाद से आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है और उसने सीएम आवास पर तोड़फोड़ करने का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और वहां लगा बूम बैरियर भी तोड़ दिया। मनीष सिसोदिया के साथ ही कई आप नेताओं ने भी ट्वीट कर इस पूरी घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। डिप्टी सीएम ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ दिया है। गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए हैं और अगले ट्वीट में सिसोदिया ने भाजपा को दोषी ठहराते हुए लिखा कि बीजेपी के गुंडे सीएम केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते हैं और बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस हमले पर बीजेपी को घेरा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि विकास के लिए बार बार विदेशी दौरे करना नहीं बल्कि विजन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव विधानसभा अध्यक्ष के विदेश भ्रमण की आड़ लेकर अपनी उन कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं जिनके लिए भाजपा
उन्हें अक्सर निशाना बनाती रही है। मायावती ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए सही सोच व विजन जरूरी है, जो कि बिना विदेशी दौरों के भी संभव है। जिस तरह दंगा, हिंसा व अपराध मुक्ति के लिए मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी है, ठीक उसी तरह विकास के लिए संकीर्ण नहीं, सही सोच जरूरी है। बसपा नेता ने अखिलेश यादव के विधानसभा में दिए गए बयान पर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर मैं विदेश ना जाता तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसा विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे कभी ना बन पाता। मायावती चुनाव में बसपा की करारी हार पर सपा पर लगातार हमलावर हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों ने सपा को वोट किया है, जिससे भाजपा को सत्ता में आने में मदद मिली है। महाराष्ट्र में शिवसेना नीति महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर 25 विधायक बागी तेवर दिखा रहे हैं। मंत्रियों के व्यवहार से खफा इन विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त भी मांगा था। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों का कहना है कि गठबंधन सरकार की तो छोड़िए, यदि हमारे मंत्री ही हमारी नहीं सुनेंगे तो आगामी चुनाव में पार्टी कैसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन विधायकों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग भी की है, ताकि चीजें बिगड़ने से पहले संभल जाए। विधायकों ने कहा है कि कांग्रेस के मंत्री हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे हमसे तालमेल नहीं बना रहे हैं। कुछ विधायकों ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री, खासकर कांग्रेस के मंत्री, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। एक विधायक ने कहा कि अगर मंत्री विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के कामों का आग्रह टालेंगे तो पार्टी भावी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी। पार्टी में समन्वय की कमी जाहिर करते हुए कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि उन्हें गत सप्ताह ही पता चला कि कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ समन्वय के लिए एक मंत्री तैनात किया गया है। एक अन्य कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह बात हमें तब पता चलती है जब HK पाटिल ने हाल ही में एक बैठक में यह जानकारी दी है। ब्रेक पर जाने पर से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाली महिला की हुई पहचान, लश्कर तैयबा से जुड़ा कनेक्शन। पीएम मोदी बोले, यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप। मायावती का अखिलेश यादव पर तंज, कहा विकास के लिए विदेशी दौरे नहीं, विजन जरूरी। महाराष्ट्र के 25 कांग्रेस विधायकों के तेवर बागी, पार्टी के मंत्रियों द्वारा उपेक्षा से खफा सोनिया गांधी से मांगा वक्त। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, निजीकरण और युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट कर पीएम मोदी के रोज के कामों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हैशटैग रोज सुबह की बात भी लिखी है। आपको बता दें कि 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। निराश करने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और इससे पहले राहुल गांधी ने 24 मार्च को ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि क्या केंद्र सरकार कोरोना पीड़ितों का इलाज जो है मुफ्त में करवाया था? क्या केंद्र सरकार ने गरीबों और श्रमिकों को न्यूनतम आय देने का वादा पूरा किया था? क्या सरकार ने छोटे उद्योगों को डूबने से बचाया था? संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 11वां दिन है। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर से हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष केंद्र सरकार से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान देने के लिए भी कहा गया है। राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2017 से 2021 तक पिछले 5 वर्षों में 277 मामले दर्ज किए गए हैं और आगे भी ये मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वर्तमान संवत्सर 1 अप्रैल को पूर्ण हो रहा है। नव संवत्सर 2079 की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी और इसी के साथ कई ग्रह मौजूदा राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने
का भी मन बना रहे हैं। अहम ग्रहों की राशि परिवर्तन के बीच प्रदेश व देश की सियासत को लेकर ज्योतिषाचार्यों के अपने अपने आकलन भी हैं। एक तरफ कश्मीर में उपद्रव की बात कही जा रही है तो दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति में छिटपुट विरोध के आसार भी जताए जा रहे हैं। काशी से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक के ज्योतिषाचार्य का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। अखिल भारतीय विद्युत परिषद के महासचिव ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय कहते हैं कि वास्तविक नवरात्रि में जो ग्रह योग बनता है उसमें प्रतिपदा से रामनवमी तक का समय थोड़ा उथल पुथल वाला है, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्य के सपा प्रत्याशी डॉक्टर कफील के खिलाफ मंगलवार को कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई एम्बुलेंस चालक की तहरीर पर हुई है। 108 नंबर की एम्बुलेंस के चालक प्रकाश पटेल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 26 मार्च को महुई संग्राम निवासी गीता मिश्र पत्नी वरिष्ठ नारायण मिश्र को उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचाया था। वहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अचानक डॉक्टर काफिल पहुंचे और जबरन एम्बुलेंस में घुस गए। मना करने के बाद भी उन्होंने सरकारी कार में बाधा डाली। चालक ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर कफील ने व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और इंस्पेक्टर अनुज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी डॉक्टर कफील पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना भी शुरू कर दी गई है। यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का मामला उलझता जा रहा है। इस कांड की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति में जमानत रद्द कराने के लिए इसे चुनौती देने की सिफारिश की गई थी। चुनौती नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा की जमानत निरस्त करने की अर्जी पर आगे सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है। मिश्रा की जमानत को पीड़ितों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रेनी के पुत्र हैं और बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार से निगरानी समिति के सिफारिशों के बावजूद जमानत को चुनौती नहीं देने पर जवाब मांगा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाली महिला की हुई पहचान, लश्कर तैयबा से जुड़ा कनेक्शन। पीएम मोदी बोले यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप। मायावती का अखिलेश यादव पर तंज, कहा विकास के लिए विदेशी दौरे नहीं विजन जरूरी। महाराष्ट्र के 25 कांग्रेस विधायकों के तेवर बागी, पार्टी के मंत्रियों द्वारा उपेक्षा से खफा सोनिया गांधी से मांगा वक्त। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। 10 मिनट के भाषण में उन्होंने बसपा की संख्या का मजाक बनाने वालों पर तंज कसा है। फिर कुछ ऐसा बोल गए कि पूरा सदन हंसने लगा। नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खिलखिलाते हुए हाथ तक जोड़ लिया। बलिया में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह ने नए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बधाई दी है। जैसे ही वह सदन में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, विपक्ष के कुछ सदस्य हंसने लगे। इस पर उमाशंकर सिंह ने कहा कि राजा भैया ने अभी एक बात इंगित की है कि जब मैं अकेला खड़ा हुआ तो कुछ सदस्य उसी बात पर हंसे भी। इस सदन में ऐसे ऐसे लोग भी हंसे हैं जो इसी नर्सरी से तैयार होकर आज दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह नर्सरी अगर नहीं होती तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हंसने वाले लोग कभी इस सदन का चेहरा नहीं देख सकते थे। आज उनके मुंह से हंसी आ रही है। बसपा का मजाक बनाने वालों को जवाब के बाद उमाशंकर सिंह का बदला हुआ अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष पहली बार चुनकर आए हैं, इसलिए हम लोग आप दोनों से सीनियर हैं, इसका ख्याल रखिएगा। जैसे ही उमाशंकर ने यह बात बोली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव हंसने लगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हाल में ही हुई हिंसा को लेकर भाजपा की तथ्यान्वेषी समिति ने आज अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। समिति ने 4
पूर्व आईपीएस अधिकारी और बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार इसमें शामिल थे। हिंसा में 10 लोगों की मौत हो गई थी। जिले के रामपुर हाट में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच समिति में पूर्व आईपीएस भारती घोष, सत्यपाल सिंह, केसी राममूर्ति और ब्रजलाल शामिल थे। जांच समिति उस गांव में गई थी जहां हिंसा हुई थी। वहां पहुंचने पर भी सत्तारूढ़ तृणमूल ने बाधा डाली। उन्होंने बताया कि इस गोपनीय रिपोर्ट को हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सौंपेंगे। पश्चिम बंगाल के वीरभूम के रामपुर हाट इलाके में मंगलवार को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट के बाद राज्य सरकार प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रही है। राज्य कार्यकारिणी समिति ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार लगभग सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है, लेकिन राज्य द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स और अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। राज्य ने वर्तमान में मॉल और थिएटर सहित प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वालों के लिए दोहरी खुराक टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। टीकाकरण प्रतिशत और सकारात्मक दर के आधार पर छूट के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों के लिए सख्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ऐसे स्थानों पर प्रतिबंधों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध भी शामिल है। मॉल, थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां सहित अन्य जगहों पर कुल क्षमता की केवल 50% लोगों की ही अनुमति है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने हलाल भोज को आर्थिक जिहाद बताया है। पिछले कुछ दिनों से कुछ दक्षिणपंथी समूह ने हिंदुओं से हलाल मांस को बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों की झड़ी लग गई है जिसमें हिंदुओं से हलाल मांस से दूर रहने की भी अपील की गई है, खासकर उगाड़ी त्योहार के बाद जो हिंदू नववर्ष है। दरअसल उगाड़ी के एक दिन बाद गैर शाकाहारी हिंदुओं का एक वर्ग भगवान को मांस चढ़ाता है और नववर्ष मनाता है। कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लोगों ने ऐसा नहीं करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा नेता का यह बयान कुछ दिन पहले कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंदू धार्मिक मेलों के दौरान मंदिरों के आसपास मुस्लिमों के दुकान लगाने पर रोक लगाने के बाद सामने आया था। रवि ने यहां पत्रकारों से कहा कि हलाल एक आर्थिक जिहाद है। इसका मतलब है कि जिहाद की तरह किया जाता है ताकि मुसलमानों को अन्य लोगों के साथ व्यापार नहीं करना पड़े। यह लागू किया गया है। जब वे सोचते हैं कि हलाल मांस का इस्तेमाल होना चाहिए तो इसमें यह कहने में क्या गलत है कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हलाल मांस उसके भगवान को चढ़ाया जाता है जो उन्हें प्रिय है, लेकिन हिंदुओं के लिए यह किसी का बचा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि हलाल को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है ताकि इस उत्पाद को सिर्फ मुसलमानों से ही खरीदा जा सके, न कि हिंदुओं से। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के काफिले की कार आपस में भिड़ गई है। हालांकि आदित्य ठाकरे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधुदुर्ग जिले के दौरान आदित्य ठाकरे की ही काफिले में शामिल कार का एक पुलिस सुरक्षा वाहन उसकी टक्कर लग गई है और हालांकि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि यह घटना मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर कंकवाली कस्बे के खरे पाटन इलाके में दोपहर में हुई है। उन्होंने बताया कि काफिले में शामिल 2 वाहनों को मामूली क्षति पहुंची है। दुर्घटना में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं इसकी सूचना कंकवाली पुलिस स्टेशन को भी दी गई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे के गृह क्षेत्र तटीय जिले के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई रैलियों को भी संबोधित किया है। भाजपा पर निशाना साधा। उधर एक अन्य दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत की खबर है। दक्षिण मुंबई के कैम्पसन कॉर्नर इलाके में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 24 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक आदित्य देसाई के दोपहिया वाहन को रेहान कलाविद की कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाली महिला की हुई पहचान, लश्कर तैयबा से जुड़ा कनेक्शन। पीएम मोदी बोले, यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप। मायावती का अखिलेश यादव पर तंज, कहा विकास के लिए विदेशी दौरे नहीं विजन जरूरी। महाराष्ट्र के 25 कांग्रेस विधायकों के तेवर बागी, पार्टी के मंत्रियों द्वारा उपेक्षा से खफा सोनिया गांधी से मांगा वक्त।